नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी भी इस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो हमारा हिंदी राजभाषा के लिए जो हम सिलेबस पढ़ते हैं उसके जो संवैधानिक प्रावधान का जो एक पोर्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह पोर्शन हमें शुरुआत देता है कि हमें कहाँ से राजभाषा पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान हमें सबसे पहले पढ़ने चाहिए। इसलिए कहता हूँ क्योंकि संवैधानिक प्रावधान वो पहली चीज़ है जहाँ पे हमें हिंदी राजभाषा कैसे इसे स्वीकार किया गया, कैसे इसे अंगीकार किया गया, वो हमें पता चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 और के वक्त जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त जो संविधान सदन बना, ठीक है, जिसमें भारत के कानूनों का जिक्र हो रहा था, उन पे चर्चाएं हो रही थी कि कैसे कैसे हमें कानून बनाने चाहिए हमारे भारत में। और उस संविधान सभा में अंबेडकर जी भी एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। और भी बहुत लोग थे जो हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ऐसी अनेकों विभूतियों ने हमारे संविधान को एक रूप दिया। तो उसी में ही जब बात आती है कि एक देश की क्या भाषा होनी चाहिए जिसको कि संवैधानिक रूप से मान्यता मिले और उसको संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस विषय पर जब चर्चा चल रही थी तो उस वक्त के जो विद्वान थे उन्होंने देखा कि हिंदी ही सबसे प्रखर, अभी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, समझे जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा है, तो हम क्यों न इसको राष्ट्रभाषा बनाएं। लेकिन विवाद हुआ दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं उनके साथ और कुछ अन्य भाषाओं के साथ कि फिर अगर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो फिर उन भाषाओं का या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका क्या होगा, उनका विकास कैसे होगा, वो दब जाएंगी। तो फिर प्रयास किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा तो न बनाकर लेकिन राजभाषा ज़रूर बना दें, जिसके कारण हिंदी का प्रयोग हमें संवैधानिक संसद में देखने को मिलेगा, संवैधानिक प्रावधानों में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही हिंदी को एक विस्तारात्मक रूप देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए। एक वक्त था जब पूरे शासन प्रशासन की प्रणाली में अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रचलित थी और उस वक्त के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो अंग्रेजी में ही कानून की जो पढ़ाई करते थे, ठीक है, वो कानून बनाते थे। तो उस मानसिकता, उस भाषा से निकलना भी हमारे लिए एक आज़ादी के रूप में एक प्रयास था, क्योंकि हर भाषा में एक संस्कृति होती है और हमें अंग्रेजी संस्कृति से बाहर निकलना था, हमें स्वतंत्र होना था उस गुलामी के दौर से और उस गुलामी की भाषा से। तो हमें चाहिए था कि हम कौन सी भाषा को अपना आधार बनाएं, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, समझे जाने वाली और पढ़ी जाने वाली भाषा थी, तो उसको राजभाषा के रूप में बनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और हमारे संविधान में इसके विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं उसमें हिंदी का कहाँ कहाँ जिक्र है, भाषा की क्या क्या स्थितियाँ हैं, उसी को हम संवैधानिक प्रावधान या फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति के रूप में जानते हैं। सबसे पहले बात करूं तो हिंदी के जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि जो संघ की जो राजभाषा है वो किस किस भाग में दी गई है, ठीक है। हमें इसमें कई भागों में राजभाषा का जिक्र या फिर हिंदी का जिक्र देखने को
मिलता है। जैसे 8वीं अनुसूची है, उसमें भी 22 भाषाएं हैं, हम उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी की जो भाषा है उसको संविधान के भाग 17 में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन 17 में देखें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक ही है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि 2 अनुच्छेद अलग हैं। एक तो अनुच्छेद 120 और एक है अनुच्छेद 210। तो आपको ये देखना होगा, मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि अनुच्छेद 120 संविधान के कौन से भाग में आता है और अनुच्छेद 210 संविधान के कौन से भाग में आता है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक की बात है, वो मैंने बता दी कि ये संविधान के भाग 17 में आते हैं। तो इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि पहला अध्याय क्या है। जब हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ते हैं तो हम पहले अध्यायों की बात करते हैं। कितने अध्याय हैं? इसमें हमें 4 अध्याय देखने को मिलते हैं। पहला अध्याय है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका नाम है संघ की राजभाषा। दूसरा अध्याय है, उसका नाम है प्रादेशिक भाषा। ठीक है, प्रादेशिक भाषा उसका नाम है। और अगर मैं बात करूँ तीसरा अध्याय क्या नाम है, तीसरे अध्याय का नाम है उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उनकी क्या भाषा होगी, उसको चौथे अध्याय में दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि उसको तीसरे अध्याय में दिया गया है। और अध्याय 4 में क्या दिया, अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें 2 अनुच्छेद मिलते हैं। एक तो अनुच्छेद 350 मिलता है और एक 351 मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हम एक बार चर्चा कर लें कि किस अध्याय में कितने कितने अनुच्छेद आते हैं। पहला अध्याय आता है संघ की राजभाषा का। क्या नाम है इसका? नाम है संघ की राजभाषा। ठीक है, इसमें हमें 2 अध्याय इसमें हमें आगे 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल आता है यानी कि अनुच्छेद आता है 120, एक आता है 210 और एक आता है 343। ठीक है, इन दोनों अनुच्छेद ये कौन कौन संविधान के कौन कौन से भाग में आते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, अब 343 से वो भाग 17 का है और अगला अनुच्छेद है 344। तो ये 4 अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान के पहले अध्याय यानी कि संघ की राजभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं दूसरे अध्याय की, तो दूसरे अध्याय का नाम है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, दूसरे अध्याय का नाम है प्रादेशिक भाषाएं। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? देखिए, प्रादेशिक भाषाओं में 3 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद अगर आप अध्याय के रूप में याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कुछ राज्यों से संबंधित भाषाओं का जिक्र हो रहा है तो कौन से अध्याय में हो रहा है, अगर कुछ संघ से संबंधित भाषाओं का जिक्र हो रहा है तो कौन से अध्याय में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो अपना ये अध्याय है प्रादेशिक भाषाओं वाला, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। हमें पहले इनिशियल एक अपना क्लियर कर लेना है कि कौन से अनुच्छेद का क्या नाम है, कौन से का क्या नाम नहीं है, कौन सा अध्याय है, कौन सा नहीं है, कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। अगर हमारे दिमाग में ये माइंड में तैयार हो जाएगा तो उसके तत्पश्चात हम ये देख सकते हैं, हमारी फिर जो कंटेंट होगा इन अनुच्छेदों के अंदर वो हमें एक लय में हमें याद होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार भी आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अध्याय 2 में जो क्या है वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद है 345। ठीक है, एक अनुच्छेद है 346 और एक अनुच्छेद है
47, ठीक है, 347। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये 4 अनुच्छेद, अगर हमें प्रादेशिक भाषाओं का संविधान के भाग 17 में से कुछ पूछा जाए तो प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र कितने अनुच्छेदों में है ये हमें याद होना चाहिए। उसका जिक्र हमें इन 3 अनुच्छेदों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात कहीं और अनुच्छेद में मिल सकती है, लेकिन प्रादेशिक भाषाओं की मुख्य बातें हमें 3 इन अनुच्छेदों में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अध्याय अपना 3 है उसके अंतर्गत क्या क्या अनुच्छेद आते हैं या कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। हमें याद रिकॉल कर लेना चाहिए कि हमारा तीसरा जो अध्याय है वो किसके लिए था। वो था जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो जो उच्च न्यायालय हैं, विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, उनकी भाषा क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में वो दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहला अध्याय था उसका नाम था संघ की भाषा, दूसरा अध्याय था उसका नाम था प्रादेशिक भाषाएं, तीसरा अध्याय है उसका नाम है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा। इसका प्रॉपर नाम है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, ठीक है। यानी कि जो कोर्ट्स हैं, हमारे विभिन्न कोर्ट हैं, उनमें कौन सी भाषा प्रयोग होगी। तो देखते हैं अध्याय 3 में, ठीक है, हमें कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अध्याय 3 में हमें 2 ही अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। अध्याय 3 -1 यानी कि 2, 3 से पहले 2 आता है तो इसमें 2 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349, ठीक है। पहले अध्याय में कितने अनुच्छेद थे? 4 थे। फिर 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। फिर 2 में 1 प्लस किया, कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? 3 में से जो प्लस किया था 1 वो घटा दिया, यानी कि फिर आगे भी 2 ही अनुच्छेद होंगे चौथे अध्याय में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगर इसको देखते हैं तो कितने अनुच्छेद हैं अध्याय 3 में? अध्याय 3 में कितने हैं? अध्याय 3 में हैं 2 अनुच्छेद, 348 और 349, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी अनुच्छेदों के बारे में आपको इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो नए विद्यार्थी है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा अध्याय है। हम क्रोनोलॉजी वाइज हर चीज़ पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है। अब आता है अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में हम देखते हैं कि हमारे 2 अनुच्छेद हैं। अध्याय 4 का नाम क्या है? उसका नाम है विशेष निर्देश, कि कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो निर्देश क्या है, उनका जिक्र किया गया है 350 में, ठीक है। इसका जिक्र किसमें? 350 में और 351 में, ये 2 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो 350 हैं और 351 हैं, तो इनके 351 में तो खंड नहीं बनाए गए हैं, लेकिन 350 जो हैं उसमें खंड बनाए गए हैं। 350 को आगे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है 350 क, ठीक है, एक आता है 350 ख। तो इस तरीके से हमें सारे जो माइंड मैप है वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान है, उसके अंतर्गत जो भाषा के लिए जो प्रावधान किए गए, संवैधानिक प्रावधान है हिंदी एज ए राजभाषा के रूप में, तो उसमें कितने अध्याय है? 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय किसके बारे में है? पहला अध्याय है संघ की भाषा के बारे में। दूसरा अध्याय किसके बारे में है? दूसरा अध्याय है प्रादेशिक भाषा के बारे में। तीसरा अध्याय किसके बारे में है? तीसरा है उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में है। और चौथा जो अध्याय है वो क्या है? वो है
विशेष निदेश। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आप मेरे साथ में पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ जैसे जैसे आप रिकॉल करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि हाँ, एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है कमेंट बॉक्स में, वो आपको ज़रूर बताना है कि जो अनुच्छेद 120 और 210 हैं, जो कि पहले अध्याय के 2-4 अनुच्छेदों में से 2 अनुच्छेद है, वो कौन कौन से भाग में से आते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले अध्याय की ओर। पहले अध्याय का नाम है संघ की राजभाषा। ठीक है, पहले अध्याय का नाम है संघ की राजभाषा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद इसमें कौन कौन से हैं। 120 है, 210 हैं और 343 है और 344 है। तो पहले अगर अनुच्छेद की बात करें 120 की, तो वो क्या कहता है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह 120 जो अनुच्छेद है, यह संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करेगा। ठीक है, यह हिंदी के राजभाषा होने या न होने की बात नहीं करता है। ठीक है, यह सिर्फ संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बात करेगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आगे अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद 120 है। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो पढ़ने का तरीका क्या है। इसमें हमें 2 खंडों में हमें इसको पढ़ना है। पहले खंड में क्या कहा गया है वो पढ़ना है। ठीक है, और दूसरे खंड में क्या कहा गया है हमें वो पढ़ना है। अभी इसमें कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये 348 आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें इतनी आसानी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको इसको आसान करके बता दूंगा। ठीक है, 348 में क्या है। ठीक है, 348 में वैसे हमने बात की थी कि 348 वाला है वो कौन से में आता है। 348 वाला जो अनुच्छेद है वो हमारे अध्याय 3 में आता है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो अब ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 348 में क्या होगा। ठीक है, लेकिन यही है ना 348 में, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, इसमें वही है। ठीक है, इसमें 348 है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो अधिनियम नियम, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा है या फिर जो राज्य के अधिनियम विधेयक आदि हैं, उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। ठीक है, ये कहता है 348। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 120 जो कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में कहता है, वो असल में क्या कह रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। वो ये कह रहा है, इसका पहला भाग कह रहा है कि भाग 17 के किसी के होते हुए भी, भाग 17 यानी 343 से लेके 351 तक किसी के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 348 है, हमें उसके उपबंधों का ध्यान रखना है कि भाग 17 में कुछ भी कहा गया हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि जो 348 में जो बातें कही गई है, संसद जो विधि बनाती है या उपबंध करती है, ठीक है, उसके साथ ही संसद में जो कार्य होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ये ध्यान रखना, या का मतलब होता है विकल्प के रूप में, कि या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, ये जो विधि की भाषा होती है थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, इसके जो संदर्भ आगे पीछे होते हैं वो हमें देखने के होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या स्पष्ट होता है कि 120 में कहा गया है कि भाग 17 के किसी भी बात के होते हुए 348 के उपबंध है उनके अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
ठीक है, किस में कार्य किया जाएगा? अपने को क्या ध्यान रखना, संसद में कार्य 120 के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किसके तहत किया जाएगा? हिंदी या अंग्रेजी में। ये भाग 1 की पहली लाइन कह रही है, लेकिन इसमें एक परंतु दिया हुआ है। ठीक है, इस परंतु को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। ये परंतु क्या कहता है, देखिए, ये परंतु कहता है कि यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति राज्य सभा का सभापति, यानी कि जो हमारा राज्यसभा है का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है, ये भाषा थोड़ी सी घुमा फिरा के बताई गई है, लेकिन बहुत ही आसान बात है। ये क्या कहा गया है? अनुच्छेद 120 के पहले खंड में कहा गया है कि भाग 17 के अधीन रहते हुए, ठीक है, भाग 17 के किसी भी बात के होते हुए अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि जो राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य हैं, अगर उनको हिंदी या अंग्रेजी में वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष होता है हमारे यहाँ और राज्यसभा में सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो अपने सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने या फिर सदन में अपने विचार रखने या अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए मंजूरी यानी कि अनुज्ञा यानी कि परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये परंतु कहता है, बहुत एकदम सिंपल सी बात है, हिंदी या अंग्रेजी, अगर हिंदी या अंग्रेजी नहीं है तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष अपने सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित या फिर सदन में अभिव्यक्ति अपनी प्रस्तुत करने के लिए मातृभाषा के रूप में वहाँ क्या है उसको परमिशन दे सकता है। अब देखिए कि अनुच्छेद 120 का भाग 2 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 120 का भाग 2 कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अब जो पहली बार जो पढ़ता है उसको लगता है कि ये या अंग्रेजों में शब्दों को लोप कैसे कर दिया, कहाँ कर दिया। अब देखिए, इसके लिए हमें जो संदर्भ है वो कहाँ से लेना है। ये देखिए, जो इस बात जो ये लाइन है कही गई है ना, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में, जो ये या अंग्रेजी वाला है ना, ये वाला, इसकी बात यहाँ में कह रहा है, यहाँ वो कह रहा है। और बात क्या कह रहा है? बात कह रहा है हमारा संविधान कि जब संसद, ठीक है, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, तब तक उपबंध न कर दे, तो संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे लागू होगा कि इसमें से अंग्रेजी का अस्तित्व हटा दिया गया है स्वतः ही। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? नहीं आ रही है तो अपना कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। तो दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि संसद अगर उपबंध नहीं करेगी, सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कहता है कि अगर संसद विधि नहीं बनाएगी या उपबंध नहीं करेगी, तो संविधान लागू होने के 15 वर्ष पश्चात या अंग्रेजी में, इसका अर्थ क्या होता है या अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी भाषा को संसद के कार्य की भाषा नहीं माना जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और अगर उपबंध कर देता है उस 15 वर्ष के दौरान, तो फिर जो उपबंध में जो लिखा गया होगा, ठीक है, उसी के अनुसार या फिर कोई विधि बनाई गई होगी उसी के अनुसार आगे इनका प्रयोग किया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो इस 120 में लिखी हुई है ना, ये आगे जब हम राजभाषा अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें आपको इनके मतलब जो प्रयोग किए गए हैं वो प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये अपना हो गया अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है कि भाग 17 के किसी भी बात के रहते हुए 348 के उपबंधों के अंतर्गत
संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अगर संसद का कार्य, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है तो जो सभापति है राज्यसभा का और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति देने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, ये खंड में एक में कहा गया है। दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, यानी कि जब तक संसद कोई विधि ना बनाए या फिर कोई उपबंध न करे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आने वाले 15 वर्ष के पश्चात हिंदी में, यानी कि जो संसद का कार्य है वो अंग्रेजी में नहीं होगा, सिर्फ केवल हिंदी में होगा। और अगर उपबंध कर दे तो फिर आगे जो काम है उस उपबंध या फिर उस विधि के द्वारा जो उसमें निहित किया गया है, जो उसमें स्वीकार किया गया है, उसके अनुसार ही होगा। ये कहता है अपना अनुच्छेद 120। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज़ तोड़ के समझा दी है। अब आगे चलिए देखते हैं अनुच्छेद 210 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 210 कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा क्या होगी। ठीक है, देखिए याद रखने का तरीका क्या है, वही 3 अंक है, 1 2 0 120। ठीक है, अब आगे वाले अंकों को हम आगे पीछे करेंगे, 2 को आगे लेके आएंगे, 1 को बीच में, ये अपना 210 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वही संख्या, जो छोटी संख्या है वो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा की बात कर रहा है, और जो बड़ी संख्या है, ठीक है, वो विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा की बात कर रहा है। विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कि जो पहला खंड क्या कहता है, वही बात कह रहा है कि भाग 17 में किसी के बात के होते हुए किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के दिन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा, ये यहाँ पे गौर करिएगा, राज्य की राजभाषा, जो वह राज्य अपने राज्य की राजभाषा बनाएगा वो, या राजभाषाओं, यानी कि अगर उस राज्य में एक से ज़्यादा प्रचलित भाषाएं ज़्यादा प्रचलित है, एक से ज़्यादा, तो वो एक राज्य भाषा भी बना सकता है, अनेक राज्य भाषा भी कोई राज्य अपनी बना सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कहने का मतलब यही है, या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यानी कि 210 का खंड 1 कह रहा है कि किसी राज्य की विधानमंडल में भाषा क्या होगी, भाषा वह होगी जो वह राज्य निर्धारित करेगा। राज्य अपने राज्य की राजभाषा निर्धारित कर सकता है, अपने राज्य की राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी, इन चारों में से किसी को भी, और इकट्ठे भी, ये भी ध्यान रखना, एक नहीं इकट्ठे भी में अपने राज्य के विधानमंडल में कार्य कर सकता है। परंतु क्या दिया गया है, यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला को व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह वही बात है, विधानसभा होती है उसमें अध्यक्ष बैठता है, और विधान जो परिषद होती है उसमें सभापति बैठते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लोकसभा और राज्यसभा की बात थी, तो वही बात है कि देखिए इस लाइन में कई कंफ्यूज होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति या फिर राज्यसभा के सभापति, अथवा देखिए यहाँ से देखिए, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य को, कोई भी व्यक्ति मतलब अगर उस वक्त जो सभापति जो हमारे होते हैं, माननीय सभापति होते हैं, वो अगर मौजूद नहीं रहते हैं, और जो माननीय लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अगर वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, तो उनकी जगह कोई चेयर को संचालित करता है, उस कुर्सी पे बैठता है, तो उसी व्यक्ति की बात कर रहा है कि वो भी, उसके पास भी ये अधिकार होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला समझ आ गया आपको कि राज्य के विधानमंडल की भाषा क्या होगी, वह भाषा होगी जो राज्य, या तो राज्य की राजभाषा या राज्य की राजभाषाएं अगर एक से अधिक है तो या हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है,
इनमें से कोई भी रख सकता है, वो राज्य की अपने विवेक पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखिए खंड 2 देखिए, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। ठीक है, कौन से की बात कर रहा है ये यहाँ पे विधि कौन बनाएगा? ये बनाएगा राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर या अन्यथा उपबंध न करे। ठीक है, यहाँ पे संसद की बात नहीं हो रही है, राज्य का मामला है, तो राज्य की विधानमंडल ही उसको देखेगा, या तो वहाँ पे विधानसभा होती है तो वो देखती है, और कई राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है तो वो देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई राज्य, ठीक है, अगर कोई राज्य ये उपबंध ना करे इन 15 सालों के जो संविधान लागू होता है, और उससे आगे आने वाले एग्जैक्ट 15 साल हैं, जो 15 वर्ष है, उसके अंतर्गत अगर कोई राज्य उपबंध नहीं करेगा, कोई विधि नहीं बनाएगा अंग्रेजी को बचाए रखने की या फिर उसको बनाए रखने की, ठीक है, तो या अंग्रेजी में यानी कि जो ये बात कही गई है यहाँ पे, ये यानी कि अंग्रेजी का लोप हो जाएगा, फिर उस राज्य की राजभाषा क्या होगी? वो होगी उस राज्य की राजभाषाओं या हिंदी, यहाँ तक। ठीक है, अगर वह राज्य ऐसा कोई उपबंध कर देता है कि हमें जो या अंग्रेजी में है ये है रखना है उस अवधि के दौरान, तो फिर आगे ये नहीं हटेगा, वरना ये स्वतः हट जाएगा। ये ध्यान रखना, उसको हटाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही 15 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे हमारे संविधान सभा में अनुच्छेदों का निर्माण किया गया था, जिससे कि आगे आने वाले सालों में जो मातृभाषाएं हैं, राज्य की राजभाषाएं या फिर संसद के लिए हिंदी है, तो उसको ऐसे डेवलप किया जाए, उसका ऐसे विकास किया जाए ताकि 15 वर्षों के बाद हमें अंग्रेजी की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन ये एक इंटरनेशनल भाषा के रूप में उभरी और आज तक हम अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये अलग बात है। इसमें देखिए, इसमें परंतु दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस जो खंड 2 है, खंड 2 में 2 परंतु दिए गए हैं। ये परंतु किस के बारे में है? ये परंतु है जो 15 वर्ष की जो अवधि है उसके बारे में ये परंतु दिए गए हैं। ये ध्यान रखना कि ये परंतु कहाँ बदलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर यानी कि HMM, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, जो राज्य है इनमें विधानमंडल में उपबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्षों के स्थान पर 25 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जो ये अवधि थी संविधान के लागू होने के लिए, अगर जिसमें अंग्रेजी स्वतः रूप से हट जाती, तो वह अवधि जो HMMT यानी कि जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य है उनके लिए यह अवधि रखी गई 25 वर्ष। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए यह अवधि रखी गई 25 वर्ष, और जो बाकी थे उनके लिए रखी गई 15 वर्ष। लेकिन आगे एक और उपबंध है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसको मैंने HMMT करके याद किया था। ठीक है, HMMT, ठीक है, HMMT इज इक्वल टू 25, यानी कि HMMT हमें 25 वर्षों की अवधि के बाद अंग्रेजी को स्वतः रूप से हटा सकते हैं। लेकिन अगर वो 25 वर्षों की अवधि के अंतर्गत कोई उपबंध करते हैं या फिर कोई विधि बनाते हैं अंग्रेजी को बचाए रखने की, तो वो उसको बचाए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्या कहता है? दूसरा परंतु ये कहता है कि अगर परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, वहाँ ऊपर क्या था? वहाँ ऊपर था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, A, गोवा का G और M, कि अगर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, ठीक है, ऊपर का जो M है ना, उसका मतलब था मणिपुर और मेघालय। जो ये मिजोरम है, इसमें क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों
के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष, यानी कि जो 15 वर्ष की अवधि ऊपर दी गई है उसको 40 वर्ष रख दिया गए हों। ठीक है, यानी कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है उसमें वो अंग्रेजी 40 वर्ष तक बनी रहेगी और उसके बाद स्वतः स्फूर्त वो वहाँ से हट जाएगी या अंग्रेजी में जो शब्द है उसका लोप हो जाएगा। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के राज्य अपने विधानमंडलों में उस भाषा को बनाए रखने के लिए अगर कोई उस 40 वर्ष की अवधि के दौरान कुछ उपबंध बनाते हैं या विधि बनाते हैं तो फिर अंग्रेजी उस विधि या उपबंध के अनुसार लागू होगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा, हमने 210 देखा और 120 देखा। 120 बात करता है संविधान सभा में प्रयोग, 120 है वो बात करता है कि जो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है उसकी भाषा क्या होगी। ठीक है, और 220 है वो बात करता है कि जो हमारे राज्य के विधानमंडल है उसमें प्रयोग होने वाली भाषा क्या होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, पीछे जाके। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद। अब ये मैं आपको पूछूं कि कौन से अध्याय की बात चल रही है, तो आपको पता है कि इसमें अध्याय कौन सा है। अध्याय है अपना 1। उस अध्याय का नाम क्या है, संघ की राजभाषा। ठीक है, तो अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में जिक्र आए ना तो वहाँ पे आपको अनुच्छेद 120 और 210 का जिक्र नहीं करना है। 120 संसद की भाषा के बारे में बताता है, 210 है वो विधानमंडलों की भाषा के बारे में बताता है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी सिंपल भाषा के रूप में बताई गई है। ठीक है, राजभाषा की बात आए ना तो याद रखिए राजभाषा के उपबंध 343 से आरंभ होते हैं। ठीक है, 343 से आरंभ होते हैं राजभाषा के नियम। वहाँ पे हम हिंदी को एज ए राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क समझिए। राष्ट्रभाषा अलग चीज़ होती है, राजभाषा ऑफिस यानी कि कार्यालयों में, संसद में, विधि में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसको हम एज ए राजभाषा के रूप में देखेंगे और उस राजभाषा के रूप में देखेंगे तो वो अनुच्छेद कहाँ से आरंभ होते हैं, वो आरंभ होते हैं 343 से 210 में और 120 में। ठीक है, हिंदी राजभाषा के रूप में काम नहीं करती है, वो एज ए भाषा के रूप में काम करती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 343 की, जिसमें पहली बार उसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की भाषा। इस अध्याय का नाम क्या था, इस अध्याय का नाम था संघ की भाषा। ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको ये भी दे सकता है एग्जाम में कि पहले अध्याय का नाम है संघ की राजभाषा, नहीं, यह 343 अनुच्छेद का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले अध्याय का नाम है संघ की भाषा, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद हमारा 120 है वो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा की बात करता है और अनुच्छेद 210 है वो विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा की बात करता है और अनुच्छेद 343 है वो बात करता है संघ की राजभाषा के बारे में। ठीक है, अध्याय का क्या नाम है, अध्याय का नाम है संघ की भाषा और 343 किसकी बात करता है, 343 करता है संघ की राजभाषा के बारे में। अब यहाँ पर हमारा असली जो मतलब एकदम बढ़िया वाला राजभाषा के बारे में जो अनुच्छेद है वो आरंभ होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद में हमें 2 खंड देखने को मिलते हैं, 3 खंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट, जो अनुच्छेद 343 है इसमें हमें 3 खंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 3 खंड में क्या है, और जो तीसरा खंड है उसमें हमें 2 अलग से खंड देखने को मिलते हैं। ये आपको ऐसे माइंड में तैयार करना होगा कि 343 में 3 खंड है और तीसरे खंड के आगे 2 खंड, ये जो ये वाले हैं ना, ये वाले ये तो इस तरीके से माइंड में याद करोगे तो आपको कंटेंट याद हो जाएगा। ठीक है,
बेयर एक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको सरलीकरण अपने दिमाग के अनुसार उसका करना पड़ता है, तभी आप बेयर एक्ट या फिर जो संविधान की भाषा जो है, जो विधि की भाषा है, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए इसमें जो पहला खंड है वो क्या कह रहा है। पहला खंड कह रहा है, ये क्या हो गया, एक मिनट। पहला खंड कह रहा है, जस्ट एक मिनट, सॉरी, हाँ देखिए पहला खंड कह रहा है, अनुच्छेद का नाम है 343, संघ की राजभाषा। ठीक है, और इसमें पहला खंड है वो कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अति महत्वपूर्ण बात है यहाँ से। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या होगी, पहले बता दिया, हिंदी होगी। ठीक है, उस संघ की राजभाषा की लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, आगे पढ़िए, संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों। ठीक है, राजभाषा कौन सी होती है, वह भाषा होती है जो संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इसमें इन्हीं अनुच्छेदों में, इसी भाषा में हमें मिल जाता है उत्तर। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव कहीं लिखना होता है ना, हमें कई बार कई एग्जाम में लिखना होता है, लघु उत्तरात्मक लिखना होता है, उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि अनुच्छेदों में ही कुछ चीज़ें बताई गई है, बस समझने के थोड़े हमें कठिनाई हो सकती है, उसको थोड़ा सा मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, संघ की जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, जो हमें यहाँ पे दिख रही है इस PDF में। ठीक है, और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का भारतीय अंकों का रूप, ठीक है, भारतीय अंक, ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यहाँ पे अंग्रेजी में हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वन, तो हाँ वन नहीं, वो भारतीय ठीक है, भारतीय अंक नहीं हुआ, वन क्या होता है, जैसे आई थिंक हम जो हमारा जो देवनागरी होती है उस भाषा में हम जो एक है ना, ये वाला एक है, उसको कुछ ऐसे करके लिखते हैं। आई थिंक ये थोड़ा दो बन गया, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ उसको, ये ऐसे करके लिखते हैं उसको, एक मिनट, ऐसे करके हम वो एक लिखते हैं। ठीक है, ये वैसे दो माना जाता है अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में, लेकिन वो एक होता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय रूप के अंकों का उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और भारतीय अंक यानी कि हम इसको एक कहेंगे, हमारा एक भी ऐसे लिखा जाएगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम इसको लिखते हैं। यही हमारा पहला खंड कह रहा है। अब हम पहले खंड की बात करते हैं कि क्या कह रहा है पहला खंड। पहला खंड कह रहा है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, पहली बात तो हिंदी होगी, उस राजभाषा की लिपि कौन सी होगी, दूसरी बात क्या है कि उस राजभाषा की लिपि देवनागरी होगी। अब कह रहा है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के जो अंक होंगे वो कौन से अंक होंगे, वो भारतीय अंक होंगे। ठीक है, और उन अंकों का रूप कौन सा होगा, उन भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि जो एक दो हम लिखते हैं ना ऐसे, जो यहाँ पे दर्शाए हुए हैं ये वाले, ये रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप है। ठीक है, हिंदी वाले देवनागरी वाले रूप नहीं है। ठीक है, अब खंड दो क्या कहता है। खंड दो कहता है कि खंड एक में किसी बात के होते हुए भी, कि ये जो कही गई है ना बात, ठीक है, कि खंड एक में क्या कहा गया है, खंड एक में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसके जो लिपि है वो देवनागरी होगी, उसके जो अंक हैं वो भारतीय अंक होंगे, और उनका रूप कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये खंड एक में बात कही गई है। लेकिन अगर खंड एक के किसी के बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। ठीक है, अब ये कह रहा है मूल बात। ठीक है, वो 15 वर्ष की अवधि जो हम 120 में देख के आ रहे हैं, 210 में देख के आ रहे हैं, वो बात मूल बात यहाँ से निकल के गई है। ठीक है, क्या निकली है कि जो 15 वर्ष यानी कि 1965 तक का जो समय, 1964-65 तक का जो समय है, उसमें जो अवधि है, वो जो अवधि है 15 वर्ष की, उसके दौरान ऐसे प्रयोजन, ऐसे शासकीय प्रयोजन जिनमें मतलब हिंदी भाषा का ही
प्रचलन है, जिनमें अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है और जिनमें काम अंग्रेजी भाषा में ही हो रहा है, तो उनमें आगे आने वाले 15 सालों तक अंग्रेजी का ही प्रयोग रहेगा। यानी कि आगे आने वाले 15 सालों तक अंग्रेजी बनी रहेगी। उसकी प्रमाणिता कौन देता है? उसकी प्रमाणिता देता है मतलब शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रमाणिता कौन देता है? उसकी देता है अध्याय 1 संघ की भाषा का अनुच्छेद 3 कौन सा? यानी कि अनुच्छेद 343, जिसका नाम है संघ की राजभाषा। और उस संघ की राजभाषा वाले अधिनियम का जो खंड है, वो खंड कौन सा है? 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी हो जाएगी। मैंने कई बार पढ़ी हैं तो मुझे ये थोड़ी दिमाग में छपी हुई हैं, तो इसलिए मुझे याद है, आपको भी हो जाएगी ध्यान से पढ़िएगा तो। ठीक है, अब आगे इसी में एक परंतु दिया हुआ है, हमें ये भी पढ़ना है। इसमें खंड 2 कहता है कि खंड 1 के किसी के बात के रहते हुए भी जो शासकीय प्रयोजन है, उनके आगे आने वाले 15 सालों की अवधि के दौरान भी अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। और वो कौन से प्रयोजन है जिनका अंग्रेजी का प्रयोजन होता रहेगा? वो प्रयोजन जिनमें पहले से अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था, उनमें आगे आने वाले 15 वर्षों के तक भी अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। उसी के नीचे एक परंतु दिया हुआ है। परंतु क्या है? परंतु ये कह रहा है कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों, ठीक है, राष्ट्रपति उक्त आदेश के दौरान आदेश द्वारा, ठीक है, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए भी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी को शक्ति दी गई है। वो शक्ति क्या दी गई है? वो शक्ति दी गई है कि वो एक आदेश जारी कर सकते हैं। कब तक? इस जो 15 वर्ष की जो अवधि है, ये वाली, इस 15 वर्ष की अवधि के बीच में वो कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं। वो आदेश में क्या क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि जो वो शासकीय प्रयोजन उस आदेश में जारी मतलब करेंगे, दर्शाएंगे, वो प्रयोजन जिनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था पहले, तो उसमें वो के अतिरिक्त, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का भी प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? कि उसके साथ, ठीक है, न्याय की विकल्प के रूप में। विकल्प में हम क्या करते हैं? एक चीज़ को हटा देते हैं, दूसरे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त का मतलब है कि अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी प्रयोग वहाँ पे किया जा सकता है। और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी थोड़ी, ठीक है, लेकिन इस शक्ति का भी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हुआ था, हो नहीं सकता, हुआ था उस वक्त। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश आए थे कुछ, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस अध्याय का इस अनुच्छेद का जो खंड है वो क्या है। तीसरा खंड ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विधि में भी निर्दिष्टित किए गए हैं। ठीक है, अब ये संसद को शक्ति दे रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि 15 वर्ष की अवधि के बाद, ठीक है, जो राजभाषा है उसके बारे में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये सीधा कहा गया संसद के पास है। ठीक है, ये जो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग और हिंदी के जो अंक हैं उनके देवनागरी रूप का प्रयोग भी संसद बनाए रख सकती है। किन के लिए बनाए रख सकती है? उनके लिए जिनमें वो विधि बनाकर, जो निम्नलिखित जो विधि बनाकर जो प्रयोजन वहाँ पे उपबंधित करती है विधि बनाकर, तो उन प्रयोजनों के लिए, यानी कि जो प्रयोजन वो वहाँ पे दर्शाती है उस विधि के अंदर, उन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो सकता है। और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अगर वो चाहती है, संसद चाहती है, तो हिंदी अंकों के देवनागरी रूप का भी प्रयोग हो सकता है। कब? 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी।
और अगर कोई उपबंध करना हो 15 वर्ष की जो अवधि है उससे पहले या उसके अंतर्गत, तो वो कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, यही है हमारा अनुच्छेद 343। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 343 का खंड 1 कहता है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी, और उसका रूप क्या होगा? उसका रूप होगा जो उसकी लिपि है, उसकी लिपि क्या होगी? उसकी लिपि होगी देवनागरी। और संघ के शासकीय प्रयोजन हैं उनके लिए प्रयोग होने वाले जो अंक हैं वो कौन से अंक कौन से होंगे? भारतीय अंक होंगे। और उन अंकों का रूप कौन सा होगा? वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, और खंड 2 क्या कहता है कि खंड 1 है उसके किसी भी बात के होते हुए अगर संविधान के 15 वर्ष की अवधि, जो आरंभ के 15 वर्ष की अवधि है, उन तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों, यानी कि वो जो प्रयोजन हैं या जो वो कार्य हैं जिनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग पहले से प्रचलन में था, तो उनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि के दौरान तक बना रहेगा। ठीक है, ये बात कहता है खंड 2। लेकिन परंतु क्या कहा गया कि परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि, यानी कि उस 15 वर्ष की अवधि के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति कोई आदेश जारी कर सकता है, और उस आदेश में कुछ संसदीय प्रयोजन भी दे सकता है, जिनमें कि हिंदी भाषा का प्रयोग इंग्लिश के अतिरिक्त होगा, और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का रूप होगा। ठीक है, ये परंतु जो है, ठीक है, ये परंतु खंड 2 में ये बात कहता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 343 का खंड 3 क्या कहता है? ये कहता है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का और अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि के पश्चात बनाए रख सकती है, विधि बनाकर सभी प्रयोजनों के लिए बनाए रख सकती है, या फिर ऐसे प्रयोजन, ठीक है, कैसे प्रयोजन? ऐसे प्रयोजन जो उपबंधित करेगी संसद विधि बनाकर। ठीक है, ये 343 है। ठीक है, आज हमने क्या देखा? आज हमने 343 देखा, 210 देखा और 120 देखा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अपने जो हिंदी राजभाषा का सिलेबस है वो हम आराम से कवर करेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो आती रहेगी। ये हमारी जो सिलेबस की, जो प्रॉपर सिलेबस की पहली वीडियो है। और ग्लोसरी को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बैंकिंग ग्लोसरी में आप नई वाली ग्लोसरी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नई वाली पढ़ेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो मैंने ग्रुप में डाल भी रखी है, उसमें पिन भी कर रखा है मैंने ग्रुप में डाल के। नई वाली पढ़ोगे तो उसमें कुछ अद्यतन वर्ड हैं, यानी कि जो नए वर्ड हैं अद्यतन, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, हम ऐसे ही अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और किसी का भी कुछ डाउट होता है तो अपने ग्रुप में आइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।